मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपना चैप्टर है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मेंडल के नियमों का विचलन, जिसमें हमने दो प्रकार के विचलनों का अध्ययन किया था। पहला था अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। मैंने आपको बताया था कि जब दो जनकों, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 PD में दोनों जनकों के बीच के लक्षण, दोनों के बीच की जो संततियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती हैं, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। जिसमें हमने उदाहरण लिया था कि जब लाल पुष्प वाले पादपों का सफ़ेद पुष्प वाले पादपों के साथ में क्रॉस या निषेचन करवाया जाता है तो प्राप्त F1 PD में मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार लाल पुष्प वाली संतति प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, उन दोनों के बीच की जो संततियाँ, उनके दोनों के बीच की जो लक्षण वाली संततियाँ गुलाबी रंग की संततियाँ प्राप्त हो जाती है, जिन्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, दूसरा विचलन था सह प्रभाविता। सह का शाब्दिक अर्थ है के साथ में, किसका किसके साथ में। तो क्या हुआ था कि जब दो जनकों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, जिसमें हमने मवेशी का उदाहरण लिया था, एक लाल रंग की मवेशी का क्रॉस सफ़ेद रंग की मवेशी के साथ में करवाया गया तो प्राप्त F1 PD में लाल और सफ़ेद दोनों को कोडित करने वाले जीन आगामी पीढ़ी में साथ साथ वंशागत हो गए, जिसे सह प्रभाविता कहा जाता है। अर्थात प्राप्त जो मवेशी थी वो चितकबरी प्रकार की थी, जिसमें लाल व सफ़ेद दोनों प्रकार के रंग देखने को मिले थे। आज का तीसरा जो विचलन है वो है बहुविकल्पी एलील, बहुयुग्म विकल्पी। देखो नाम से स्पष्ट है, मैंने आपको बताया था कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है और उस जीन के मैंने आपको दो स्वरूप बताए थे और उन्हीं स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी कहा जाता है। देखो है क्या चीज़, एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करेगा, उसके दो स्वरूप होते हैं जिन्हें क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी कहते हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। यदि दोनों समान है तो समयुग्मजी हैं, यदि दोनों अलग अलग हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उस जीन के दो से अधिक एलील पाए जाते हैं, उस जीन के क्या पाए जाते हैं, दो से अधिक एलील या युग्म पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, बहुविकल्पी एलील या बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जब एक जीन के दो से अधिक स्वरूप होते हैं, दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं, दो से अधिक युग्म पाए जाते हैं, उस स्थिति को बहुविकल्पी एलील कहा जाता है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मानव में रुधिर वर्ग की बात की जाए, मानव में रुधिर वर्ग की बात की जाए तो हम जानते हैं, शुरू में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि मानव में रुधिर वर्ग 4 प्रकार का पाया जाता है। उस 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को एकल जीन कोडित करता है, एकल जीन निर्धारित करता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, क्या बताया जा रहा है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, जिसको एकल जीन क्या करता है, निर्धारित करता है, या एकल जीन उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब इस जीन के 3 स्वरूप पाए जाते हैं, 3 एलील पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः IA, IB, IO कहा जाता है। तो इसमें कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए, किसको निर्धारित करने के लिए, रुधिर वर्ग को निर्धारित करने के लिए। तो इस प्रकार की जो अवस्था है उसे बहुविकल्पी एलील, बहुयुग्म विकल्पी कहा जाता है। ध्यान रहे IA और IB दोनों ही किस प्रकार के हैं, प्रभावी हैं, और IO अप्रभावी है। कहने का मतलब यदि संततियों में, जनकों में यदि क्रॉस करवाया जाता है, यदि कंडीशन में यदि IO है, साथ में किसी एक जनक का रुधिर वर्ग IO है, तो जो प्रभावी IA तथा IB होगा उसी का रुधिर वर्ग आगामी पीढ़ी में क्या हो जाता है, वंशागत हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि IO पर IA तथा IB दोनों क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। अब यदि ये दोनों समयुग्मजी अवस्था में आगामी पीढ़ी में जाएंगे तो रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, IA तथा IB, अर्थात हम क्या लिखेंगे, AB प्रकार का रुधिर वर्ग होगा। और यदि IO समयुग्मजी अवस्था में है तो प्राप्त संतति का रुधिर वर्ग किस प्रकार का हो जाएगा, O प्रकार का हो जाएगा। देखो इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। पुरुष में एलील, पुरुष में एलील या युग्म, स्त्री में एलील। अब उनकी संततियां जो हैं, प्राप्त जो संतति होगी, संतति में किस प्रकार के एलील्स होंगे और उसका फिनोटाइप क्या होगा, ध्यान देना, उनका फिनोटाइप क्या होगा। देखो पुरुष में यदि हम बात करते हैं किस प्रकार का एलील है, IA,
और सपोज दैट महिला का भी किस प्रकार का है, IA प्रकार का, तो संतति में भी किस प्रकार का हो जाएगा, IA, और उस संतति का रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा। यदि पुरुष का एलील IA है और महिला का एलील IB है तो संतति में IA तथा IB दोनों एलील होंगे और प्राप्त संतति का रुधिर वर्ग किस प्रकार का हो जाएगा, IB प्रकार का हो जाएगा। यदि पुरुष IA है और महिला IO प्रकार का है तो इसमें क्या हो जाएगा, IA और IO, और प्राप्त संतति का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने जाना IO पर IA प्रभावी होता है तो प्रभावी अपना लक्षण दिखाएगा। यदि आगे बढ़ें, संतति किस प्रकार की है, पुरुष में यदि रुधिर वर्ग IB है यानी उसका एलील किस प्रकार का है, IB, और महिला में किस प्रकार का कर देते हैं, IB प्रकार का कर देते हैं। तो देखो किस प्रकार की एलील होगी संतति में, IB और रुधिर वर्ग किस प्रकार का हो जाएगा, ध्यान देना किस प्रकार का, B प्रकार का। यदि ये जनक IB है और इसमें किस प्रकार का है, IO है, तो जो संतति होगी उसका एलील IB/IO होगा और रुधिर वर्ग किस प्रकार का हो जाएगा, B प्रकार का। और यदि दोनों ही संततियाँ IO हैं तो दोनों ही जनक IO हैं तो संतति IO एलील वाली होगी और उसका रुधिर वर्ग किस प्रकार का हो जाएगा, O प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो वंशागति है वो मेंडल के नियमों का विचलन कहलाती है, अर्थात इसमें बहुविकल्पी एलील बहुयुग्म विकल्पी के नाम से जाना जाता है। कब, जब एक लक्षण एक जीन को निर्धारित करता है और उसके यदि 2 से अधिक एलील्स उपस्थित हों तो उसे बहुविकल्पी एलील कहा जाता है। अब आगे वाला जो विचलन है वो और ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम पढ़ते हैं घातक जीन। देखो घातक जीन क्या है, लेथल जीन या लेथल जीन क्या चीज़ होती है, घातकता लेथेलिटी क्या चीज़ है, इसके बारे में यदि जानें। देखो क्या होता है कि एक जीन, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो त्वचा की लक्षणों को निर्धारित करें या शरीर के कोई भी जंतु है उसके बाह्य लक्षणों को कोडित करते हैं और उनको कोडित करने के साथ साथ उस जीव की ही जीवन क्षमता को, जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और वो कंडीशन के आगे जाकर क्या कहलाते हैं, घातक जीन कहलाती है। देखो समझने का प्रयास कीजिए, जब एक जीन बाह्य लक्षणों के साथ साथ क्या काम करे, उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित करे तो वो जीन क्या कहलाता है, घातक जीन कहलाता है। क्योंकि वो जीन उस जीव के लिए क्या बन जाता है, घातक बन जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। एक वैज्ञानिक था एल.क्यू. एनोथ, इसने सन 1905 में एक प्रयोग किया। और किस प्रकार का प्रयोग किया, सन 1905 में चूहे की त्वचा के रंग की वंशागति के परिणाम प्रस्तुत किए। एल.क्यू. एनोथ ने सन 1905 में चूहे पर प्रयोग किया और किस प्रकार की वंशागति, त्वचा के रंग की वंशागति का अध्ययन किया। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो रिजल्ट मेंडल के पृथक्करण नियम के विपरीत था या उसके अपोजिट था। देखो मेंडल के पृथक्करण के नियम में हमने पढ़ा था कि जब 2 जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाली संतति प्राप्त होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही F1 पीढ़ी में क्या करवा दिया जाए, स्वनिषेचन स्वपरागण करवा दिया जाए तो प्राप्त F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक दूसरे से प्रभावित तो हुए बिना पृथक रूप से एक साथ वंशागत हो जाते, उसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने क्या किया, जब पीली त्वचा वाले चूहों का, पीले रंग की जो त्वचा थी, पीले रंग की त्वचा वाले चूहों का परस्पर क्या करवाया, क्रॉस करवाया। देखो यहाँ पर पीले रंग की जो त्वचा है उसको कोडित करने वाली जो जीन है वो कैपिटल वाई है। क्या है, कैपिटल वाई। और स्मॉल वाई जो है वो भूरे रंग की त्वचा को कोडित करेगी, भूरे रंग की त्वचा को निर्धारित करने वाली जीन होती है। अब एल.क्यू. एनोथ ने क्या काम किया, जब पीली त्वचा वाले जनकों के मध्य परस्पर क्रॉस करवा दिया और वो संतति किस प्रकार की ली, इन्होंने यहाँ पर विषम युग्मजी। देखो समझने का प्रयास कीजिए, विषम युग्मजी संतति है। अब जैसे क्रॉस करवाया तो देखो गैमेट बनाए मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस में स्पष्ट है इस प्रकार की संततियां प्राप्त होनी चाहिए थी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो मैंने आपको कैपिटल वाई के बारे में बताया कि ये पीले रंग की त्वचा को जो
का जीन है उसको निर्धारित करेगा, समूल वाई भूरे रंग की त्वचा को निर्धारित करेगा। यदि इसके आरेखीय निरूपण को समझा जाए तो ये, और इसके लक्षण प्ररूप की बात की जाए, किसकी बात की जाए, लक्षण प्ररूप की बात की जाए, यदि मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार यदि चलें तो लक्षण प्ररूप 3:1 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, दोनों वाई बड़ी है मतलब किसको कोडित करेंगी, पीले रंग को कोडित करेंगी। एक वाई बड़ा है, एक वाई छोटा है, एक वाई बड़ा है, एक वाई छोटा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वाई है वो प्रभावी है और स्मॉल वाई जो है वो अप्रभावी है। तो स्पष्ट है कि ये संतति अभी किस रंग की त्वचा वाली होंगी, पीले रंग की त्वचा वाली होंगी, और एक संतति किस रंग की त्वचा वाली होगी, भूरे रंग की होगी। तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि 3:1 किस प्रकार का लक्षण प्ररूप है, इसका लक्षण प्ररूप है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या देखा गया, एल को एनोथ ने क्या पाया कि जब वे पीले रंग की त्वचा वाले जनकों के मध्य परस्पर क्रॉस करवाया जाए तो प्राप्त संतति में पीले व भूरे रंग की संतति का जो अनुपात देखने को मिला वो क्या था, 2:1 था। 2:1 था। भूरे रंग की जो संतति थी, भूरे रंग की जो संतति प्राप्त हुई थी वो समयुग्मजी प्रकार की थी। किस प्रकार की थी, समयुग्मजी प्रकार की थी। और पीले रंग की जो संतति थी पहले की भांति, पूर्व की भांति किस प्रकार की देखने को मिली, विषम युग्मजी मिली। तो समयुग्मजी कहाँ चली गई, प्रश्न ये उठता है कि अब वो समयुग्मजी संतति कहाँ चली गई। तो समयुग्मजी संतति के लिए ये जीन यहाँ पर घातकता का काम करेगा और उसके लिए क्या बन जाएगा, घातक बन जाएगा और उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अर्थात स्पष्ट है इसमें क्या देखने को मिला कि समयुग्मजी अवस्था में पीले रंग के जो चूहे थे वो जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जो वाई, कैपिटल वाई जो जीन है ये पीले रंग को निर्धारित करने के साथ साथ उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित करता है और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो एल जो कुएनोथ नामक वैज्ञानिक था, सन 1905 में उसने एक छोटा सा प्रयोग किया जिसमें किसको देखा, घातक जीन को देखा, और उसकी ये जो प्रोसेस थी उसको क्या नाम दे दिया, घातकता नाम दे दिया, अर्थात लेथेलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुएनोथ का घातक जीन से संबंधित अपना प्रयोग था। तो ये मेंडल के नियमों के विचलन की चौथी वंशागति थी। पहली वंशागति थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हमने क्या कहा था, अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा था कोडोमिनेंस, जिसको हमने सह प्रभाविता कहा। तीसरा अपने पास में क्या था, बहुविकल्पी युग्म था, यानी एक से अधिक विकल्प पाए जाते हैं। और चौथा हमारे पास में क्या था, घातक जीन था, अर्थात लिथल जीन था, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा। और ध्यान रहे यानी कुछ घातक जीन केवल और केवल, नोट रखने वाली बात है, कुछ घातक जीन जो होते हैं केवल और केवल समयुग्मजी अवस्था में ही घातक होते हैं। जब वो किस में आ जाए, देखो यहाँ पर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल लेटर में हैं, प्रभावी हैं, अर्थात समयुग्मजी अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार, समयुग्मजी स्थिति में ही घातक होते हैं और अप्रभावी घातक जीन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी घातक जीन कहलाते हैं। ये इसका क्रॉस था। अब ये देखो समयुग्मजी संतति है और ये दोनों किस प्रकार की, विषमयुग्मजी, और ये भी समयुग्मजी, लेकिन ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस कारण प्राप्त संततियों में पीले व भूरे रंग की संतति का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है और ये चीज़ क्या कहलाती है, घातकता कहलाती है, लिथेलिटी कहलाती है। अब यदि देखो बात करें बहुप्रभाविता की, अगला है इसमें बहुप्रभाविता। नाम से स्पष्ट है, बहुत मतलब बहुत सारी, प्रभाविता का मतलब प्रभाविता। देखो साधारणतः एक जीन एक लक्षण को प्रभावित करता है, या हम कह सकते हैं एक जीन एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करता है। एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है। सिंपल है, एकदम साधारण सी बात है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एकल प्रभाविता के नाम से जानते हैं। किस प्रकार से, एक बार फिर से देखते हैं। एक लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति एक जीन के द्वारा निर्धारित होती है, यानी उसको कोडित करेगा सिर्फ और सिर्फ एक जीन। लेकिन जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करे उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। जब एक जीन क्या काम करे, एक से अधिक लक्षणों को क्या कर दे, प्रभावित करे या उसकी वंशागति का नियंत्रण करे, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। यदि फॉर एग्जाम्पल देखा जाए ड्रोसोफिला मक्खी में, ड्रोसोफिला में सफ़ेद नेत्र के लिए
ध्यान देना, सफ़ेद नेत्र के लिए देखो क्या होता है, यानी समयुग्मजी अप्रभावी जीन उत्तरदायी होता है। और ये समयुग्मजी अप्रभावी होने के साथ साथ देखो क्या काम करेगा, ये नेत्र की रंग को कोडित करने के साथ साथ में कई अन्य लक्षणों को भी कोडित करता है, अन्य लक्षणों को भी नियंत्रित करता है, अन्य लक्षणों को भी प्रभावित करता है। उस स्थिति को यहाँ पर क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये उदर के आकार को, उसके पंखों की आकृति को बनाए रखने को भी क्या करता है, निर्धारित करता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसको क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। एक बार फिर मैं बहुप्रभाविता के बारे में बताता हूँ। क्या चीज़ है बहुप्रभाविता, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करे उस स्थिति को बहुप्रभाविता कहा जाता है। हमने उदाहरण किसका लिया, ड्रोसोफिला मक्खी में सफ़ेद नेत्र को कोडित करने के लिए यदि जो जीन है वो समयुग्मजी अप्रभावी स्थिति में होता है तो क्या काम करता है, उस नेत्र के रंग को कोडित करने के साथ साथ में कुछ अन्य लक्षणों, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस ड्रोसोफिला के उदर की आकृति, उस ड्रोसोफिला के पंखों की आकृति को भी वो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रकार की जो वंशागति है या जो विचलन है उसको क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविता कहा जाता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। सिकिल सेल एनीमिया ये एक डिसऑर्डर है, मनुष्य में एक डिसऑर्डर है। ध्यान रहे यह अप्रभावी जीन के कारण होता है। अभी देखो मैंने घातकता के बारे में बताया था कि वो जीन क्या कहलाता है, अप्रभावी जीन कहलाता है। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया भी बहुप्रभाविता को कोडित करता है, जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अप्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो जाता है तो उसमें देखो क्या होता है कि अनियमित आकार की आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यानी आरबीसी में एचबी एक पिगमेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, श्वसन वर्णक कहते हैं। तो यदि वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो वो जीन उसको प्रभावित करेगा।